आज इससे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल किया था, ठीक है। नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। आज अपन शेयर्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है कि सर शेयर्स होते क्या है, अपन पहले भी देख चुके हैं। व्हाट इज अ शेयर? सर अ शेयर इज योर शेयर इन दी share capital of the company. A share is the share in the share capital of the company. तो यदि आपके पास में टोटल कंपनी में इतने सारे शेयर्स हैं, उसमें से आपका हिस्सा शेयर कौन सा है, ये तो अ शेयर इज योर शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैंने बोला था ना, घर में एक ही एप्पल है और खाने वाले भाई बहन दो हैं। तो सर मम्मी क्या करती है, इसको आधा शेयर इधर दे देती है, आधा हिस्सा इधर दे देती है, तो दोनों का 50% शेयर हो जाता है। सो अ शेयर इज योर शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। इट इज एन इंटरेस्ट, ये एक तरीके का इंटरेस्ट है, मेजर्ड इन द मेजर्ड इन अ वे, ठीक है। इट इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी, कि सर इसमें इस कंपनी में मेरा इतना इंटरेस्ट है, मनी रूप में इतना। हम उसको पैसा कितना है आपका उस हिसाब से नहीं, इस कंपनी में आपका इंटरेस्ट कितना है विच इज मेजर्ड इन अ सम ऑफ मनी, उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है सर। कि सर शेयर जो होते हैं वो शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है, कि सर दो तरीके की होती है। एक तो होती है सर इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यस सर, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए अपन पढ़ चुके हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल भी फर्दर दो तरीके की होती है, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, जिसमें एक जैसे वोटिंग राइट्स होते हैं सबके पास में, पूरी कंपनी में एक शेयर के पीछे एक वोटिंग राइट या एक वोटिंग पावर। यस, आपके पास में जितने शेयर है आपके पास में उतने वोटिंग राइट्स हो जाएंगे। और दूसरा होता है शेयर्स विद डीवीआरस। डीवीआरस का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सर फिर उस कंपनी में दो तरीके के शेयर्स होते हैं। एक तो होते हैं एक मतलब एक शेयर पे एक वोटिंग राइट। दूसरा हो जाता है कि सर डीवीआरस शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इससे डिफरेंट होगा। डीवीआर का कंसेप्ट अपन ने डिटेल में किया हुआ है, इसलिए मैं पुनः वापस नहीं उठाऊंगा कि सर हो सकता है डिफरेंट का ये मतलब नहीं है कि 5 शेयर पे एक वोटिंग राइट ही हो या 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट ही हो। डिफरेंट का मतलब है इससे डिफरेंट भी हो सकता है सर, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये लिखने का नहीं है, ये केवल आपको समझने का है कि सर डिफरेंट का मतलब कम भी हो सकता है और डिफरेंट का मतलब ज्यादा भी हो सकता है। कैसे कि सर एक शेयर पे मान लो 5 वोटिंग राइट्स, अरे यार ये वाला शेयर तो जोरदार है, ठीक है, तो डिफरेंट हुआ ना इससे। यस सर, पर जनरली आज दिन तक क्या होता है यही देखने में आता है, डीवीआरस में 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट, 5 शेयर पे एक वोटिंग राइट, यानी कि वोटिंग राइट कम दिया जाता है। यस सर, तो सर शेयर्स विद डीवीआरस, फिर मैं क्यों सब, मान लो जस शाह है, जस शाह ने टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जस शाह को एक शेयर पे एक वोटिंग राइट भी मिलने वाला था। वो खरीदना चाहता तो वो भी खरीद सकता था, और जस शाह को डीवीआरस भी ऑफर हुए थे कि सर 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट। तो इसने कहा मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो मैं ये वाला, डू यू थिंक आई एम अ मैड पर्सन? तो कंपनी वाले बोले वी डोंट थिंक, वी डेफिनेटली बिलीव दैट यू आर अ मैड पर्सन। कि बोले क्या केस कर दूंगा डिफेमेशन का, ठीक है। तो बोलता है कि नहीं, अरे नहीं सर, वी बिलीव दैट यू आर मैड इन अ पॉजिटिव वे। हाउ कम पॉजिटिव वे? कि सर आप हमारी बात को समझोगे, क्या समझना है इसमें, आप तो मुझे बेवकूफ समझते हो। 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट वाला शेयर मैं क्यों, वाले शेयर मैं क्यों लूंगा? सर इसलिए क्योंकि हम इसमें आपको कहीं ना कहीं दूसरा बेनिफिट ये दे रहे हैं कि सर हम, आप वैसे भी आके वोट करने नहीं वाले हो, हमारे पास में वोटिंग पावर ज्यादा रह जाएगी। तो हम आपको क्या करेंगे, जब भी डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ना, 5% डिविडेंड ज्यादा दे देंगे, ठीक है। इसने कहा ये हुई ना बात, तो फिर मैं फिर डीवीआरस लूंगा, मेरे को वैसे भी वोटिंग राइट से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेटिस्फाई कर देते हैं उनको शेयर्स विद डीवीआरस को। इससे क्या फायदा क्या होता है डीवीआरस से, कि सर जिनके पास में, जो लोग चाहते हैं कि कंपनी पे कंट्रोल अच्छे तरीके से उनका रहे, वो अपने वोटिंग राइट्स यूज नहीं करें और बदले में शेयर काम करने के लिए कैपिटल या शेयर कैपिटल, धंधा भी करने के लिए पैसे की भी तो जरूरत होती है, वो भी मिल जाए।
तो ऐसी कंपनी डीवीआर से लेके आती है, ऐसी कंपनी डीवीआर से लेके आती है। टाटा मोटर्स, एक मिनट को मैं तुमको दिखाता हूँ। टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर प्राइस देख लो। टाटा मोटर्स का डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शेयर्स आर ट्रेडिंग एट 768 टू 774 ऑन दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जबकि मैं डीवीआर हटा देता हूं तो क्या निकलता है, देखो 356 रुपए का शेयर है और डीवीआर की कीमत ज्यादा है। तो मैंने एक साथ में, आप देख लो, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों की अलग अलग रेट्स निकल रही है। वो किस कारण से ऊपर नीचे है, अपने को उसमें नहीं घुसना। अपने को तो ये देखना है कि हाँ सर, आपने जो मुझे कंसेप्ट बताया ना, कि एक तो नॉर्मल शेयर्स होते हैं और शेयर्स विद डीवीआर होते हैं, वो दोनों एक कंपनी में लिस्ट होके एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट उससे जिनके पास में नॉर्मल शेयर्स हैं उनके पास में कंट्रोल अच्छा रह जाएगा, और इस तरीके से वो अपना स्टेक कंट्रोल डाइल्यूट भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सर आपने बताया कि सर शेयर कैपिटल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर में विद यूनिफॉर्म एक जैसे वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, और शेयर्स विद डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात हो गई कि सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नो, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, प्रेफरेंस। जश्या क्या हो गया, कहाँ ध्यान जा रहा है? कहीं नहीं? ठीक है, अरे नहीं, अच्छी बात है। दिखा क्या रहा है कि सर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप खुद ही देख लो। हैव यू हर्ड दिस सेइंग, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? चलो ढूंढना आज इसका मतलब। नेक्स्ट। तो सर प्रेफरेंस शेयर का मतलब, जश शाह का एक ब्रदर है जिसका नाम है वीर शाह, और एक जश शाह है। तो मम्मी तो क्या करती है, जश शाह को प्रेफरेंस दे देती है और वीर शाह से कपड़े धुलवा लेती है। और पापा क्या करते हैं, जश शाह को जूते ठोकते हैं और वीर शाह को ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, दोनों मम्मी पापा की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो एक बच्चा ज्यादा प्रेफरेबल होता है दूसरे से, पता नहीं, अपने अपने रीजंस होंगे। तो सर प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ज्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं, ज्यादा कुछ ना कुछ उसको, कुछ वो कहते हैं ना, एडवांटेज मिल रही है, प्रेफरेंस मिल रही है। सर क्या प्रेफरेंस मिल रही है? कि सर प्रेफरेंस शेयर्स को, पहली बात तो किस पे प्रेफरेंस मिल रही है, कि सर इक्विटी शेयर वालों पे प्रेफरेंस मिल रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों पे प्रेफरेंस मिल रही है। सर क्या दो तरीके की प्रेफरेंस मिल रही है? कि सर पहला प्रेफरेंस तो मिल रहा है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हुए, यानी कि प्रेफरेंस देते हुए डिविडेंड पहले उनको दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स पे प्रेफरेंस देते हुए डिविडेंड का उनको पहले पेमेंट किया जाएगा। और दूसरा कि सर जब कभी भी कंपनी, वैसे तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होती है, गोइंग कंसर्न है जब तक कि, और परपेचुअल सक्सेशन है, लोग अंदर आते रहेंगे जाते रहेंगे जब तक कि कंपनी चलती रहेगी, जब तक कि इसको वाइंड अप नहीं कर दिया जाता। यस सर। तो जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, उस समय जितना भी पैसा कंपनी के पास में बचा हुआ है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चुकाया जाता है लोगों को। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को चुकाया जाता है। यस सर, कि ले जाओ, आपने हमको कंपनी को उधार दिया ना, आप पैसा ले जाओ। ठीक है, उसके बाद में सरकार अपना टैक्स वाला अमाउंट ले लेती है, यदि उसकी इनकम्स पे कुछ टैक्स होता है। उसके बाद में कुछ पैसा बचता है, यहाँ तक आते आते तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसा चुकाया जाता है, और फिर पैसा बचता है तो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को पैसा मिलता है। यहाँ तक आते आते पैसा कई बार बचता है, कई बार नहीं भी बचता है। ठीक है, तो सर जब कंपनी खत्म हो रही हो तो इस ऑर्डर में मान लीजिए पैसा पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अपने को तो ये वाला सेगमेंट याद रखना है कि सर जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, तो सर इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है,
वाइंडिंग अप के टाइम पहले पैसा ऑर्डर में इनको चुकाया जाता है, फिर बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को नेक्स्ट चुकाया जाता है। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात हुई। यदि मैंने इक्विटी शेयर्स दिए और किसी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हों तो कितना मजा आ जाएगा, जब कभी भी कंपनी खत्म हो रही होगी तो पहले प्रेफरेंस मुझे मिलेगा। ठीक है, क्या पता मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ तो यहाँ तक आते आते पैसा बचे ही नहीं कंपनी के पास में। यदि बचता होता तो कंपनी वाइंड अप क्यों हो रही होती, है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो ठीक है सर, तो प्रेफरेंस शेयर वर्ल्ड वालों को इक्विटी वालों पे दो प्रेफरेंस, पहला कि सर जब कभी भी डिविडेंड तो इनको पहले, और दूसरा जब कभी भी वाइंडिंग अप हो रही हो, कंपनी वाइंड अप हो रही हो तो इक्विटी वालों से पहले इनको इनके पैसे का पेमेंट किया जाएगा, रीपेमेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और सर, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट लो कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपने को अपने कोर्स में पढ़ना रहेगा 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अपने को पढ़ना रहेगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस लिए होता है कि सर जब कोई बायर और सेलर किन्हीं गुड्स को खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जब कोई बायर और सेलर किन्हीं गुड्स को खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक होता है। नाउ व्हाट आर गुड्स? सर मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल आइटम्स को बोल हम लोग गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में गुड्स कहते हैं सर मूवेबल आइटम। यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट केवल मूवेबल आइटम्स को खरीदने और बेचने के ट्रांजैक्शंस के लिए ये एक्ट बनाया गया है। जैसे कि टेबल हो गई सर, चेयर हो गई, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हो ना, मूवेबल है ये सर। फिर उसके बाद में सर मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, ये तो सच में मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह खुद ही चले जाते हैं। तो सर जो भी चीज इमूवेबल नहीं है, मूवेबल है, उसके खरीदने और बेचने पे कौन सा लगेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। यस सर। अब सर तो गुड्स में शेयर्स को भी बोला है कि शेयर्स आर आल्सो मूवेबल आइटम्स। तो सर गुड्स जो है, शेयर्स जो हैं वो गुड्स ही होते हैं, मूवेबल आइटम्स ही होते हैं। तो सर क्या शेयर्स को खरीदने और बेचने पे भी, क्या शेयर्स को खरीदने और बेचने पे भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगना चाहिए? सर लगना चाहिए, क्योंकि शेयर्स को क्या माना गया है? मूवेबल आइटम्स माना गया है। ठीक है, चलो। तो सर शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके सर, डिटेल्स अभी पढ़ेंगे अपन। शेयर्स शैल बी नंबर्ड, शेयर्स शैल बी नंबर्ड कि सर हर शेयर के ऊपर सर मतलब एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। तो यानी कि दर्श जैन के पास में रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर हैं जिनके ऊपर शेयर नंबर्स 1001 से 2000 है, ये वाले सीरियल नंबर वाले डिस्टिंक्टिव नंबर वाले शेयर होंगे। सर ये सब बातें आज मायने रखती हैं क्या? सर इतनी ज्यादा तो मायने नहीं रखती, क्योंकि आजकल हम सब क्या करने लगे हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को खरीदने और बेचने लग गए हैं। पहले बहुत मैटर करती थी, क्योंकि मान लो पहले यदि दर्श जैन को ये 1000 शेयर जस शाह को बेचने होते तो वो शेयर ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगाता कंपनी में, उसमें उन शेयर नंबर्स को मेंशन करता, शेयर नंबर 1001 से 2000 वाले शेयर्स मैं मेरे पास में जो है वो मैं जस शाह को ट्रांसफर करता हूँ, कृपया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से मेरा नाम हटाइए और जस शाह का नाम डालिए। फिर वो एप्लीकेशन प्रोसेस होती, फिर इसका नाम आता, जज का नाम हटता रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से, पूरी प्रोसेस में 2 महीने लग जाते, 1.5 महीना लग जाता। ठीक है, आजकल तो तुम 2 सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 2 मिली सेकंड में ट्रेड कर रहे हो। कितनी बड़ी बात, कितना टेक्नोलॉजी ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया है यार अपने को। ठीक है, तो 2 महीने लगते तो क्या प्रॉब्लम थी सर? अरे तुम्हारी कैपिटल फंसी हुई है ना उस 2 महीने के दौरान ना, तुम उस कैपिटल, जब तक शेयर्स इसका नाम नहीं आएगा वो कैपिटल फंसी रहेगी, ये ट्रेड कर नहीं पाएगा उसको आगे, फिर इसकी कैपिटल फंसी रहेगी। तो इसलिए भी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ गया एक बार, इतनी इजी चीज पे जिस पे कभी किसी ने सोचा नहीं था, उस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बात समझ में आई? करना चालू करें?
करना चालू करें। एक तो मेरे को किसी का भी वीडियो ऑन नहीं मिल रहा है, क्या बात है। नॉट अ सिंगल पर्सन एक्सेप्ट मी। श्रेया बियानी, यस सर। खुशबू कहाँ है, वीडियो कहाँ है तेरा? खुशबू हसानी, कविश, दिशी अग्रवाल। हाँ सर, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है। श्रेया बियानी को कल बड़ी खुशी हुई जब मैंने क्लास ऑफ कर दी। तो श्रेया बियानी को ये नहीं पता कि ये खुशी किसी की जान की कीमत पे आई थी इसके पास में। ठीक है, तो ये तो मतलब कहते हैं ना, क्लास में आज स्कूल की छुट्टी है, क्यों कि स्कूल में टीचर मर गया। अरे छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, थैंक यू टीचर साहब, हमको एक दिन की छुट्टी दी इसलिए। ठीक है, तो श्रेया बियानी ऐसी बातों पे भी खुश हो जाएगी। चलो आ जाओ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट। और बेचारे जश शाह का दिल टूट गया था कल इस बात पे। आ जाओ। खुशबू, खुशबू कहाँ पर है? पढ़ना चालू कर। हाँ sir, Section 284 of the Companies Act 2013 defines the term share, which means a share in the share capital of a company and includes stock. एक A मिनट, share thus एक मिनट represents. समझाने दे। व्हाट इज अ शेयर? शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये तो मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेयर? कि सर टोटल शेयर कैपिटल में विच इज डिवाइडेड इनटू दिस मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, आपका शेयर कितना है। अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल of the company. A share is the share in the share capital of the company, and which means a share in the share capital of the company, and it includes stock. अब सर इस स्टॉक का क्या मतलब है समझना। फिर वीडियो बंद करके बैठ गए सब जने। ठीक है, इस स्टॉक का मतलब क्या है सर? एक शेयर है दिशी अग्रवाल के पास में, एमआरएफ टायर्स लिमिटेड का। ठीक है, एमआरएफ टायर्स के शेयर की शेयर प्राइस कितनी है, चलो अपन देखते हैं। ऋषि देख, इस शेयर की कीमत कितनी है? 1,38,700 रुपीज का एक शेयर है ये। ठीक है कि सर मेरे तो जीवन भर की पूंजी मैंने जोड़ ली तो मेरे पास में एक शेयर ही आया है। ठीक है, अभी तक मेरी सेविंग्स इतनी ही है, 1,40,000 थी, तो मैंने उसमें से 1,38,700 रुपये का एक शेयर खरीद लिया। थोड़े टाइम पहले एक शेयर 60,000 रुपीज का था, तब खरीदने की हिम्मत नहीं होती थी। आज कितने का हो गया कि सर 1,38,000 का हो गया, मोर देन डबल हो गया। ओके, तो सर अब दिशित को है ना सडनली किसी चीज के लिए करीब 70,000 रुपीज की जरूरत पड़ी। तो दिशी ने सोचा हाँ मेरे पास में एमआरएफ का एक शेयर है, तो मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो एक शेयर है उसको मैं आधे शेयर को तो मैं बेच देती हूँ किसको, श्रेया बियानी, कि वही है जो आधा शेयर खरीद सकती है, बाकी तो कोई खरीदेगा नहीं। तो आधा शेयर मैं श्रेया बियानी को बेच दूंगी और आधा शेयर मेरे पास में ही बच जाएगा खुद के पास में। स्कीम तो अच्छी लगाई, पर पता नहीं था कि शेयर तो कंप्लीट उसमें बिकता है, फ्रैक्शन में बेच नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब इसकी तो प्रॉब्लम हो गई, पूरे बेचने की जरूरत थी नहीं। तो सर ऐसी जगह पे मैं जस्ट लेमैन के उसमें आपको बता रहा हूँ स्टॉक का मतलब, कि सर जब बहुत सारे शेयर्स को मिला देते, मान लो 10 शेयर का एक स्टॉक बना लिया अपन ने फॉर एग्जाम्पल, 10 शेयर का एक स्टॉक, स्टॉक को आप फ्रैक्शन में बेच सकते हो। ठीक है, यानी कि इसको हमने मनी टर्म्स में बना दिया ना, कि ये स्टॉक की कीमत इतनी है, मान लो 10,000 रुपए है, तो उसमें से हम आपको 1,200 रुपए का बेच देते हैं। ठीक है, स्टॉक। तो वहां पर ये समझ लो बस कि सर स्टॉक में ये सब पॉसिबल है, फ्रैक्शंस में करना शेयर्स में पॉसिबल नहीं है। अपने को इतनी डेप्थ में इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। कई बार आप जो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो ना, उसमें क्वेश्चन के बाद में यूं लिखा हुआ आएगा, एक्सप्लेन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अरे वो कुछ नहीं, कंपनी के कंटेक्स्ट में ही पूछ रहा है तुमसे, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। वो कंपनी के कंटेक्स्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। केवल ये नाम आ जाए ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, और आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो सर
A share is a share in the share capital of the company and includes stock. स्टॉक भी शेयर की डेफिनेशन में कवर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ भाई। A share thus represents such proportion of the interest of the shareholders as the amount paid up thereon bears to the total capital payable to the company. It is a measure of the interest in the company's assets to which a person holding a share is entitled. तो सर not so important, but a share thus represents such proportion of interest in of the shareholders as the amount paid up thereon bears to the total capital payable to the company। यार इन सब में जाने की चिंता मत करो, शेयर क्या होता है बस ये याद रख लो। इसे शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। नाउ शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। कहां से आ रहा है? बोर्ड एंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील बोर्ड्स एंड कंपनी लिमिटेड। ध्यान रखना इस केस को, बोर्ड एंड कंपनीज वर्सेस स्टील बोर्ड्स एंड कंपनी लिमिटेड। शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। शेयर कोई सम ऑफ मनी के हिसाब से नहीं देखना है कि उस कंपनी में हमारा 10% का इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट कितना है मेजर करना है, वो मेजर करने के लिए कितने शेयर्स हैं ये देखना जरूरी है। आओ देखो पढ़ना इसको खुशबू। Fairwell Justice and Boland Trustees versus Steel Boards and Company Limited observed that a share is not a sum of money but is an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract, including the right to a sum of money of a more or less amount. You Stop. should note that the shareholders कि सर शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम। मेरे इस कंपनी में 10% का इंटरेस्ट है, मैं 10% का शेयर होल्डर हूँ, हाँ, जिसकी कीमत इतनी है। इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी and made up of various rights contained in a contract including the right to a sum of money of a more or less amount। सर जैसे ही मिस्टर एक्स ने इस कंपनी में शेयर खरीदे और इसके शेयर होल्डर या मेंबर बन गए, सर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या नहीं बन जाता है? यस सर, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सर एक्स की भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज होती हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी की भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। तो यस डेफिनेटली जैसे ही आप किसी कंपनी में आप शेयर होल्डर बनते हैं या मेंबर बनते हैं तो सर आपको उस कंपनी में राइट्स मिलते हैं। अरे छुपी हुई बात है, आपकी ड्यूटीज भी होती हैं। सर राइट्स क्या? यदि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो सर मेरे को मिलेगा, इट इज माय राइट। ड्यूटी क्या? कि सर यदि कंपनी ने कॉल्ड अप कैपिटल करी है, कॉल करी है और मेरे पास अनपेड शेयर मतलब शेयर्स पे पूरा पेमेंट नहीं है तो सर मुझे वो पेमेंट करना है ना। 10 में से 6 रुपए मंगाया था, 4 अभी मंगा रहे हैं तो मेरे को पेमेंट करना है। इट इज वन ऑफ माई ड्यूटी। सो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सर शेयर होल्डर की राइट्स और ड्यूटीज दोनों होती है। सर made up of various rights contained in the contract including the right to a sum of money of a more or less amount। ठीक है आगे पढ़ भाई। you should note that the shareholders are एक मिनट रुक, यहां से पढ़। The rights and obligations attaching to a share are those prescribed by the memorandum and the articles of a company. It must, however, be remembered that a shareholder has not only contractual rights against the company, but also certain other rights which accrue to him according to the provisions of the Companies Act. सर शेयर होल्डर्स को इस कंपनी में मिस्टर एक्स शेयर होल्डर हैं, सर उनको उनके राइट्स और ये सब ऑब्लिगेशंस कहाँ से आ रहे हैं? कि सर कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से इनको इनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस मिल रहे हैं। यस सर, उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्चुअल वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सर क्या मिस्टर एक्स और कंपनी के बीच में जो इसमें शेयर होल्डर हैं क्या ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और ड्यूटीज ही होंगी? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्चुअल तो होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट से बनी है। इसके अलावा सर मिस्टर एक्स के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 भी, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया हुआ है, पर खुद कंपनीज एक्ट भी कुछ राइट्स देता है, कुछ ऑब्लिगेशंस इनके ऊपर डालता है। सर वो भी अवेलेबल होंगे, वो सारे राइट्स भी अवेलेबल होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कंपनीज एक्ट ने दिए हैं। बोलो रे समझ में आई बात? बोलो रे बात समझ में आई? यस सर। It must be noted and remembered that shareholder has not only contractual rights against the company but also other certain rights जो उनको कहां से मिलते हैं? सर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से मिलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी। पढ़ ले भाई।
According to Section 44 of the Companies Act 2013, the shares or debentures or other interest of any member in a company shall be movable property, transferable in the manner provided by the articles of the company. ठीक है, जो क्या बोल रहे हैं कि सर शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, या कोई भी ऐसे बॉन्ड्स हो गए, दूसरे इंटरेस्ट इसी तरीके के सर, जो कि एक मेंबर के पास में है कंपनी के अंदर, सर इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कविश, यस सर। यदि एक प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है, तो सर दोनों में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे फ्रॉम मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई और नॉट? नहीं, ट्रांसफरेबल तो public- होंगे ही, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। हाँ ट्रांसफरेबल हो गए, पर फ्रीली ट्रांसफरेबल सिर्फ पब्लिक में हो गए। हाँ, और प्राइवेट में क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? विद इन द कंपनी। विद इन द परव्यू नहीं, एक पर्टिकुलर कीवर्ड बताया था। कैसी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है प्राइवेट कंपनी में? रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। सर एक्स इस प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर है, तो यदि शेयर्स बेचना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो पहले इंटरनल मेंबर्स को ही पूछेगा। यदि कोई खरीदता नहीं है या वैल्यूएशन के उस पे एंड पे बात नहीं बैठती, तो ही ये बाहर शेयर्स बेच सकता है जेड को, अदरवाइज अंदर पहले पूछनी होती। तो सर ट्रांसफरेबिलिटी तो है, लेकिन कैसी है कि सर रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी। तो सर movable property transferable in the manner provided by the articles of the company, transferable in the manner provided by the articles of association। सर ट्रांसफर कैसे होगा, वो सब डिटेल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी हुई होगी। बट मेन बात हमारे क्या है कि सर मूवेबल भी है और ट्रांसफरेबल भी है। एक में फ्रीली ट्रांसफरेबल है, एक में रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, वो पर ट्रांसफरेबल तो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर, अब आर्टिकल्स में यही तो दिया हुआ होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल है या रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी है, तो रेस्ट्रिक्टेड है तो कैसे है, बस यही तो दिया हुआ होगा। तो एज इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग, शेयर्स शैल बी नंबर्ड। Section 45 provides every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number. This implies that every share shall be numbered. However, this shall not apply to a share held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such share in the records of a depository. ठीक है सर, हर शेयर के ऊपर एक डिस्टिंक्टिव शेयर नंबर पढ़ना जरूरी होता है। ये तब बहुत ज्यादा काम का था जब फिजिकल शेयर्स के थ्रू ट्रेडिंग होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब तो सर काफी सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने लग गए हैं, तो फिर है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही इस बात की। अब सर हमें एक चीज जाननी है, ये तो समझ में आ गया कि सर एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शेल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। वो सर कौन से शेयर्स ऋषि के पास में है, तो सर उसके ऊपर डिस्टिंक्टिव नंबर होंगे। तो कभी जब इसको ट्रांसफर करने होंगे तो हम ट्रैक कर लेंगे ना कि हाँ ये वाले शेयर किसी और को ट्रांसफर किए थे, तो हर शेयर पर डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एवरी शेयर शैल बी नंबर्ड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सर हमें समझना है कि सर डिपॉजिटरी कौन होती है। व्हाट इज अ डिपॉजिटरी? सर समझना, NSDL and CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ सिक्योरिटीज लिमिटेड। वर्ड क्या यूज ले रहे हैं? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को कहाँ डिफाइन किया गया वर्ड सिक्योरिटी को? सर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। टू इंक्लूड व्हाट ऑल? सर शेयर्स भी होते हैं, सर डिबेंचर्स भी होते हैं, सर बॉन्ड्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ब्रॉड है। तो सर
अब मान लो दिशी अग्रवाल ने रिलायंस नाम की कंपनी खोली है सर, रिलायंस लिमिटेड नाम की। अरे इतनी बड़ी सर, थोड़ा सा कम नहीं, अभी हम बड़े एग्जांपल ही लेंगे। तो दिशी अग्रवाल ने रिलायंस लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, यस सर। इसने बताया कि मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो इतने रुपए की इनटू सो डिवाइडेड इनटू सो मेनी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके सर, मेरी कंपनी में शेयर्स इतने, उसमें मैंने लोगों को इतने इश्यू कर रखे हैं। सर अब है ना, मेरा को क्या है, फिजिकल शेयर्स के अलावा इस कंपनी को वो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स ट्रांसफर कराने, अलॉट करने वगैरह वगैरह। तो मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ेगी कि सर एक डिपॉजिटरी की सहायता लेनी पड़ेगी। डिपॉजिटरी, ये दो हैं इंडिया में मेजर, एक तो है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एंड सीडीएसएल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऐसा ही नाम होगा इनका। दिशी अग्रवाल, क्या चैटिंग चल रही है? अरे अकेले अकेले चैटिंग नहीं करते हैं, पाप लगता है, पूरे ग्रुप के साथ करनी चाहिए, अलग वाले ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी कर रहा है ना उसको बोल देना ये गंदी हरकतें बंद कर दे, रिलायंस खोल रहे हो। ठीक है, हाँ सर, चलो नेक्स्ट। अब एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या करते हैं, आपके फिजिकल शेयर्स जो हैं उनके बदले में आपको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इशू करके और उसमें ट्रेडिंग की सहायता आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देते हैं। तो फिर दिशी अग्रवाल बोलती है मैंने रिलायंस, मेरी कंपनी रिलायंस के 100 शेयर्स मुझे खुशबू को अलॉट करने हैं। तो सर बस बटन दबाएगी, ठक ठक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसा एनईएफटी और यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं ना, बिना नोट इधर से। एक तो होता है आप फिजिकल 100 रुपए का नोट इधर से उधर देते हो, ठीक है। दूसरा होता है कि बस आपने यूपीआई किया, टक आपके अकाउंट से निकले, टक दूसरे के अकाउंट में चले गए। तो ये बस वैसा ही है डिपॉजिटरी का काम। जैसे जैसे जिधर जिधर आप ट्रांसफर ऑर्डर्स लगाएंगे वैसे वैसे आप उसके इलेक्ट्रॉनिक खाते में ये एनएसडीएल और सीडीएसएल इन शेयर्स को डिपॉजिट कर देती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर डिपॉजिटरी, अब ये लाइन क्या है, however this shall not apply to a share held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such shares in the records of a depository। ये कह रहा है कि सर ऑनलाइन वाली जहां पर भी बात होती है ना, जहां शेयर्स डीमैट फॉर्म में, देखो डिपॉजिटरी में शेयर्स मैंने एक टर्म ली, किस उसमें होल्ड होते हैं, डीमैट फॉर्म में होल्ड किए जाते हैं। आप खाता खुलाते हो ना, डीमैट अकाउंट खुलवाते हो शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए, डीमैट अकाउंट। उस डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि सर डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म, डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में फिजिकल शेयर्स को क्या बोलते थे, मटीरियलाइज्ड फॉर्मेट में। और जब उनमें मटीरियलाइज्ड फॉर्मेट को खत्म करके उनको डीमटीरियलाइज करके उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वो डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में। तो सर जश शाह ने या दिशी ने कैसा अकाउंट खुलवाया, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया विद अ डिपॉजिटरी, जिसमें उसके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड और ट्रेड और ट्रांसफर हो सकेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, डिपॉजिटरी, डीमैट, डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म, मटीरियलाइज्ड फॉर्म, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, शेयर शैल बी नंबर्ड। सर शेयर शैल बी नंबर्ड वाला ये जो कंसेप्ट, जो डिपॉजिटरी के साथ में आप शेयर्स ओन करके ट्रेड कर रहे हो ना, वहां ये नंबर वाला कंसेप्ट डिपॉजिटरी के थ्रू नहीं लगता है। वहां आपको नहीं पता पड़ता कि ये कौन से नंबर का शेयर आपके खाते में आया, कौन से नंबर यूनिक नंबर वाला गया हुआ है, वहां जरूरत ही नहीं है उस चीज की। ठीक है, तो सर ये वहां नहीं होगा। जश शाह जी बोलिए क्या हो गया? हाँ, तो डिपॉजिटरी का मेन पर्पस यही है ना कि वो फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट करे। डिपॉजिटरी जो होती है ना, इट इज एक्टिंग एज, जैसे बैंक होता है ना यार, बैंक क्या करता है, क्या बैंक का खुद का पैसा होता है? नहीं सर, बैंक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है ना, अकाउंट खोलो मेरे साथ में, पैसा जमा कराओ। तो वो डिपॉजिटरी बोलती है फिजिकल शेयर जमा करा दो, डीमटेरियलाइज फॉर्म में ले लो। या ये तो कंपनी को सुविधा दी, रिलायंस कंपनी को फॉर एग्जांपल, क्या आप अपने फिजिकल शेयर्स डिपॉजिट विद मी, आई विल इश्यू यू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इन इट्स प्लेस। ठीक है, वो आप लोगों में बांटना, लोग उसको आसानी से ट्रेड करेंगे। पहला फंक्शन तो ये। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि सर अब मान लो जश शाह को इस इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में ट्रेड करने हैं, तो उसका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा जिससे वो
खरीदेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में और बेचेगा। तो इंडिविजुअल पर्सन्स को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और कंपनीज को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। कंपनीज को कैसे ये बताया और इंडिविजुअल्स को कैसे ये बताया, ठीक है। मतलब it is a link ना between physical and electronic shares. यस 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 यस, मतलब फिजिकल मतलब डीमैट डीमटेरियलाइज फॉर्म में हाँ कुछ हाँ भी काम करना हो तो आपको डिपॉजिटरी को याद करना पड़ेगा। कंपनी आपको ठीक है सर। आप अपने फिजिकल शेयर्स उसको नहीं दोगे, कंपनी ले जाके बोलेगी कि भैया ये मेरे शेयर्स हैं, इनको इनको अब हम फिजिकल में ट्रेड नहीं करेंगे, डीमैट में करेंगे। तो ये पावर आपके पास में नहीं है। पावर आपके पास में क्या है कि बस फिजिकल डीमैट शेयर्स में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अकाउंट खरीदना और बेचना, ठीक है। चलिए सेम लिंक पे एक बार सब जने वापस रिज्वाइन कीजिए।